हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। मैं हूं असिस्टेंट लोको पायलट रवि और आज आपको बताऊंगा कि सीबीएटी एग्जाम के बाद में कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है और डीवी और मेडिकल के लिए कॉल कब तक आ सकती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने चाहिए अपने डीवी के लिए, किस किस वजह से डीवी के अंदर आपको रिजेक्ट या फिर 10-15 दिन के लिए दोबारा बाद बुलाया जा सकता है, कौन कौन से फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, क्या सेकंड डीवी के लिए कॉल आएगी, कोई वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी होती तो उसके लिए कितना समय मिलेगा और कहां कहां पर आपके एफिडेविट से काम चल जाएगा। इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। आप अगर किसी भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारा सा लाइक बटन को प्रेस करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कितनी रेशियो रहती है रिजेक्शन की डीवी के दौरान। मेडिकल की बात अगर बाद में करेंगे, पर डीवी के दौरान कितनी रिजेक्शन रेशियो रहती है तो मैं आपको बताऊं, 100 में से कोई एक आधा ही बच्चा ऐसा होगा जिसके डीवी में दिक्कत होगी और वो रिजेक्ट या उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा उस जॉब के लिए। अगर आपके डीवी में कोई दिक्कत रह भी जाती है तो फिर भी आपको समय दिया जाता है 10 से 15 दिन का और आप उसको करेक्ट करा के दोबारा से डीवी के लिए आ सकते। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट जो यूजुअली चाहिए होते हैं वही लेके जाने हैं, कोई अलग लेके जाना नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और मेरा डीवी कैसे हुआ था वो भी मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, आपके लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहले तो सुन लीजिए, आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड सेट बनाने होंगे। मतलब इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये लगने वाले हैं सबके आपको 2 सेट बनाने हैं और उनको सेल्फ ही अटेस्ट कराना है, नोटरी या एडवोकेट से नहीं कराना है। इनको आप डीवी के हॉल में भी जाके अटेस्ट कर सकते हो, उनके सामने भी अटेस्ट कर सकते हो। बस आपके पास में 2 सेट होने जरूरी है और वही 2 सेट आपको फिर फाइनल जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसमें भी पेश करना है। तो आप ये मान के चलिए कि आप 4 इनकी फोटोकॉपी कराकर तैयार रख लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट की कमी पाई जाती है और उनको लगता है कि नहीं, इस डॉक्यूमेंट के बिना तो डीवी अधूरा है, ऐसे पूरा नहीं किया जा सकता, तो वो आपको एक रसीद बना के देंगे। 10 से 12 दिन का समय देंगे। आप उन 10-12 दिनों के अंदर दोबारा से वो डॉक्यूमेंट बनवाकर पेश करके अपने डीवी और मेडिकल के लिए जा सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ी है, स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर के नाम में मिस्टेक है, मदर के नाम में मिस्टेक है, तो उसकी ज्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 10th आईटीआई और आधार कार्ड के मैच कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, आपका डीवी आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। पर अगर आपके नाम में मिस्टेक है, कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, जैसे एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरा नाम नीतू देवी है और आईटीआई के अंदर उसका नाम नीतू देवी था और पर 10th के अंदर उनके नाम के आगे एमएस लिखा हुआ था, तो क्या उससे डिफरेंस आएगा? तो नाम के अंदर 10th के अंदर डिफरेंस आएगा, पर आप उस एफिडेविट के द्वारा बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो एफिडेविट से सॉल्व हो जाएंगी। बात करने वाला हूँ कौन कौन सी चीजों में आप एफिडेविट से काम चल जाएगा जिसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो बहुत जरूरी है डीवी के अंदर आपकी 10th की मार्कशीट, जो कि आपको सत्यापित करती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यही है, आपके फादर नेम आप वही आदमी हैं, आपकी मदर नेम, सभी चीजें वहां से पता चल जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस में मार्कशीट के साथ में उसका सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है। कई कई जगह पे, कई कई बोर्ड में 10th के साथ में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही फॉर्मेट के अंदर होता है, तो वो भी आप पेश करेंगे तो चल जाएगा। पर जो सीबीएसई वाले रहेंगे उनकी मार्कशीट अलग आती है और उनका जो सर्टिफिकेट है वो अलग आता है। आपने 12th किया हुआ है तो वो भी आपको पेश करना है। अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक के बेस पे जॉब में फॉर्म भरा है तो 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। तीसरा है जो है मेन इंपॉर्टेंट, आईटीआई, डिप्लोमा या आपका बीटेक और एमटेक बेस जिस पे आपने फॉर्म को भरा है। टेक्निकल डिग्री वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके अगर आईटीआई में सेमेस्टर वाइज था तो सभी सेमेस्टर्स की आपको जो कॉपी है ओरिजिनल वो लेके जानी है और उसकी एक फाइनल मार्कशीट जो रिजल्ट आता है वो लेके जाना है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ होगा कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होगा पर फाइनल जो उनकी मार्कशीट है वो नहीं बनी होगी, तो प्रोविजनल भी अगर है तो आप वहां पे प्रोविजनल शो कर सकते हैं और जो फाइनल ज्वाइनिंग के समय या उसको बाद में भी अपनी फाइनल जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, उसको जमा करा सकते हैं। प्रोविजनल से काम चल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आधार कार्ड। जैसे ही नाम उसका है आधार, तो वो आपका आधार है। आधार के अंदर आपके अगर नाम में वेरिएशन है जो कि सही नहीं है अकॉर्डिंग टू 10th, तो उसको आप चेंज करा लीजिए। बहुत ही अच्छी सलाह दूंगा मैं आपको अगर 4-5 महीने अपने डीवी को डिले नहीं कराना है तो अपने आधार को आपको अपडेट करा लेना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपका बायोमेट्रिक होगा, सारी चीजें चेक होंगी। अगर वो मैच नहीं करेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। और रेलवे
इस फील्ड में आपको कह देगी कि हम इसमें लेबोरेटरी के अंदर चेक कराएंगे, उसमें 4-5 महीने लग जाते हैं, जिससे आपका डीवी 4-5 महीने तक पोस्टपोन कर दिया जा सकता है, होल्ड में रख दिया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड को, अपनी फोटो को, अपनी बायोमेट्रिक्स को अपडेट करा लेना है। साथ ही एक वैलिड आईडी प्रूफ भी साथ लेके जाइएगा जो ओरिजिनल हो। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको पेश करना होगा। अगर आपने ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से फॉर्म को भरा है, जहां पे 500 की जगह 250 रुपए आपको फीस पे करनी थी, पर अब आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आप उस ना तो इनकम सर्टिफिकेट को पेश कर पा रहे हैं, ना आपके पास में वो सर्टिफिकेट ईबीसी का बन पा रहा है। तो आपने ये जो गलती से स्टेप लिया गया, अब इसमें क्या होगा, क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? नहीं दोस्तों, इसमें आपसे वहां पर एक पर्ची दी जाएगी, एक स्लिप दी जाएगी, जिसमें 250 रुपए पे करने के लिए बोला जाएगा। आप किसी भी नजदीकी स्टेशन में जाके वो 250 रुपीज पे कर दीजिएगा। मतलब आप इक्विवेलेंट टू यूआर के 500 रुपए पे करने के बाद एलिजिबल हो जाएंगे एज ए यूआर कैंडिडेट। अब बात कर लेता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली चीज के ऊपर, वो है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, जिसकी बेस के ऊपर आपको अपनी कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन मिलेगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारे कास्ट सर्टिफिकेट को हमने जब फॉर्म भरा था नोटिफिकेशन के दौरान स्टेट वाला लगा दिया था, स्टेट गवर्नमेंट का लगा दिया था, सेंट्रल वाला बना नहीं था। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, इसका समाधान ये है कि अगर रेलवे चाहेगा तो आप अभी जो बना के लेके जाएंगे सेंट्रल वाला, उसको भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपनी तरफ से जो पुराना फॉर्म भरते समय नोटिफिकेशन के दौरान स्टेट वाला लगाया था वो भी लेके जाइएगा, और ये सेंट्रल वाला भी जो अब बनाया है आपने, इसको भी लेके जाइएगा। खासकर ध्यान रखिएगा कि जो ओबीसी का है, स्टेट या सेंट्रल का 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और उस पर साफ सुथरा मेंशन होना चाहिए कि आप नॉन क्रीमी लेयर में, मतलब 27% रिजर्वेशन जो आप ले रहे हैं भर्ती के दौरान, उसमें आते हैं, ना कि क्रीमी लेयर के अंदर। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे भी ध्यान रखें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी स्टेट का नहीं, सेंट्रल का ही होना जरूरी है। तो उसको आप अपने हिसाब से बनवाकर अभी ले जाइएगा, या आपके पास में जो पुराना है वो भी चल जाएगा। आपका कोई टाइम इशू बाउंडेड नहीं रहता है, पर कोशिश कीजिए कि वो 1 साल या 1.5 साल से पुराना ना हो। और हाँ, ज्वाइनिंग के दौरान आपको ये रेलवे फॉर्मेट के अंदर एनेक्सर 1 के अंदर ही बनाकर देना होगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका सेंट्रल लेवल का। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास में अभी समय है तो आप इसको जाकर बनवा लीजिए, जो कि रेलवे फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए, जो कि ज्वाइनिंग में लगेगा। अभी आपने जैसा आपके फॉर्मेट में बनाया है, आपकी जो राज्य सरकार जैसी बनाती है वैसा भी बनवाएंगे तो चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे भी ध्यान रखिए कि आपको भी अपना जो सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल वाला ही पेश करना है। अब बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट चीजें। जो बच्चे एम्प्लॉयड हैं, फिलहाल रेलवे के अंदर जॉब कर रहे हैं, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, और या फिर प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, अगर आप बताते हैं कि हम प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो दे विल रिक्वायर्ड, उनको चाहिएगा आपकी तरफ से एक एनओसी, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जिस भी कंपनी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के आप साथ जुड़े हैं, उसका एनओसी वहां पर लगने वाला है। हमारे साथ में एक कैंडिडेट था, ग्रुप डी से था, पर उसने ओपन 2018 के फॉर्म को भरा था और सिलेक्ट हो गया था, पर वो डीवी के समय पे एनओसी पेश नहीं कर पाया था। उसने आते ही सबसे पहले यही बताया कि सर मेरे पास में एनओसी नहीं है, क्या मैं डीवी के लिए रुकूं, या फिर आप इसको एंटरटेन करोगे और मैं इसको ज्वाइनिंग में दे दूंगा तो भी चलेगा? तो उन्होंने बोला नहीं, तुम पहले जाओ एनओसी लेके आओ, अगला जो डीवी के डेट्स रहेंगी वो हम आपको दे देंगे। उसके साथ में एक पर्ची बना के दी, और फिर वो वहां से चला गया, और हमारे बाद फिर उसका जो डीवी का मेडिकल हुआ, और फिर हमारे से नेक्स्ट बैच में वो ट्रेनिंग करने के लिए आया। तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मस्ट रहेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब सर्वेंट हैं। तो आपको अपने 8 से 10 फोटो, मैं तो कहूंगा 20 फोटो बनवा के रखिए, जो रिसेंट वाले हैं या जो नोटिफिकेशन के फॉर्म के द्वारा आपने फॉर्म में भरे थे, उनको आप अभी से बनवाकर 10 से 20 फोटो, क्योंकि वो आपकी ज्वाइनिंग के समय भी लगने वाले हैं और यहाँ पर भी लगेंगे। और ये जो सभी चीजें हैं जो हम बता रहे हैं आपको, ये सभी आपके पास में एक फॉर्मेट, जब एडमिट कार्ड आएगा आपका डीवी और मेडिकल के लिए, उसमें भी एक लिस्ट बन के आएगी। मेरे पास भी था, मैंने लैपटॉप से निकाला था, अगर मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पर उसको पेश कर दूंगा आपके सामने। हमसे मांगा गया था सभी जितने भी एडमिट कार्ड हैं, एएलपी सीबीटी 1 के, सीबीटी 2 के और साइको के जितने भी एडमिट कार्ड थे, वो सभी मैंने रखे थे संभाल कर, और हमसे मांगे गए थे, तो आपके पास में होने चाहिए। और अगर एक आधा गुम हो गया तो वो देखिएगा, डिपेंडेंट करता है कि वो उसके ऊपर जो फॉर्मेट है, जो आपके पास में जो एडमिट कार्ड आया उसमें बोला है या नहीं बोला है, पर हमसे मांगा गया तो हमारे पास थे और हमने उनको दिखा दिया था। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी भी कॉपी आप अपने साथ में लेके जाइएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन के द्वारा, एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर जैसे मैंने 10th और आईटीआई के बेस पे फॉर्म को भरा है, तो मेरी जो गड़बड़ी है नाम के अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो 12th वाली है, तो क्या मैं
उसमें करेक्शन करवाऊं या कोई दिक्कत होने वाली। तो मैंने वही बोला, आपने नोटिफिकेशन जो फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसके अंदर आपने अगर 12th को इंक्लूड किया होगा तो आपकी 12th की चेक होगी। अदरवाइज आपने ITI 10th बेस पे किया है तो आप दिखाइएगा मत, वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में आपने वो डाला ही नहीं है। 10th और ITI आपका बेस रहा है। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ही होने चाहिए। मतलब आप किसी भी और भाषा के अंदर उसको लेके जाएंगे तो आपको उसका एक ट्रांसलेटर वर्जन भी पेश करना पड़ेगा, जो कि आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बायोमेट्रिक थंब भी लिए जाएंगे। आपका चेक किया जाएगा कि CBT 1 में जो आपका बायोमेट्रिक हुआ था आप वही बंदे हैं, CBT 2 में आपका जो बायोमेट्रिक हुआ था क्या आप वही बंदे हैं, और CBT 3 CBAT के अंदर जो आपका हुआ था बायोमेट्रिक क्या आप वही बंदे हैं। तीनों बार के जो थंब है उससे मैच होने के बाद ही DV आपका प्रोसेस होगा। अदरवाइज आपका DV रोक दिया जाएगा, फॉरेंसिक जांच होगी और उस जांच में 4-5 महीने लगते हैं। मेरे लगभग तय हो गया था जाना फॉरेंसिक में कि मेरा जो है थंब मैच नहीं कर रहा था। वो बाद में बताऊंगा, पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे बता देता हूँ। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन से सिलेक्ट होते हैं तो आपको अपना जो डिस्चार्ज कॉपी रहती है, ओरिजिनल डिस्चार्ज कॉपी, वो भी वहां पर पेश करनी पड़ेगी। हमारे समय में ऐसा नहीं था। DV के दौरान हमें किसी RRB की वेबसाइट्स के ऊपर फोटो या अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड नहीं करना था। और अब की बार टेक्नीशियन के अंदर भी और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको इस वेबसाइट के ऊपर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्चुअल जो कलर है उसके अंदर अपलोड करना पड़ सकता है। वो आपको बता दिया जाएगा। www.rrbdv.in ये वेबसाइट रहेगी, यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। और हाँ, जो आपने स्टेट गवर्नमेंट का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट आपके रहने वाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, उन दोनों को भी आप यहाँ पर इसमें अपलोड करना जरूरी है। अगर आप किसी माइनॉरिटी कास्ट से आते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी वहां पर लेकर जाना जरूरी है। 1000 में से कोई एक ही बंदा ऐसा होगा जिसने अपना नाम चेंज करवाया होगा 10th के बाद में, तो आपको एक गेजेटेड नोटिस दिया होगा, तो वो गेजेटेड नोटिस आपको वहां पर पेश करना होगा कि सर पहले मेरा ये नाम था और एज पर रिकॉर्ड अभी मैंने अपना ये नाम चेंज कर लिया और उसके रिगार्डिंग ये मेरा गेजेटेड नोटिस है। आपको चिंता करने की ये आवश्यकता नहीं है कि सर अगर मैं ये चीज पेश नहीं कर पाया, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर जो मैंने स्टेट का लगा दिया सेंट्रल का नहीं है, तो कभी मुझे UR के अंदर तो कंसिडर नहीं कर लिया जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको समय दिया जाएगा बाकायदा 10-15 दिन। उसके समय के अंदर भी आप अगर पेश नहीं कर पाते तो फिर वो RRB के ऊपर चली जाती है बात कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर आपको एकदम से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप जम्मू कश्मीर से आते हैं तो आपको DV के दौरान अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी जमा कराना पड़ेगा। पर अगर आप जम्मू से अदर किसी स्टेट से आते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट DV के अंदर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक विडो कैंडिडेट है, मतलब कि विधवा कैंडिडेट है या डिवोर्सी है, और आपने उस समय एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाया है फॉर्म को भरते समय, तो आपको अपने जो हस्बैंड हैं उनके ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट को जमा कराना पड़ेगा। और अगर आप डिवोर्सी कैंडिडेट हैं तो आपको अपने डिवोर्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल, उनको DV के दौरान सबमिट कराना होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स आपकी दिखने वाली हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं, अगर आप उनको सही समय पे चेंज नहीं करा पा रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स फुलफिलनेस है वो एफिडेविट से हो जाती है बहुत सारी चीजों की। और मान लीजिए आपको DV के समय ही समझ में आया, वहीं पर जाकर आपको पता चला कि यार ये क्या है, ये तो गलत है, उन्होंने बोला कि भाई ये तो गलत है, अब इसका क्या किया जाएगा, तो वहां पर भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चिंता घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इस कदम तक आने के बाद में आपको बिल्कुल भी रिजेक्शन की तरफ नहीं ले जाएगा। DV के दौरान अगर आपको कोई मेजर इशू नहीं रहता है तो वहां पर भी आपको बोल दिया जाएगा कि आपकी ये नाम में मिस्टेक है या स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये चीज बराबर नहीं है, तो जाइए आपके आसपास में जो कोर्ट रहेगा वहां पर, जहां पर आप DV करवा रहे होंगे, वहां पर भी बोलेंगे कि जाइए और आप वहां से एक एफिडेविट जनरेट कराकर हमें कल या शाम तक पेश कर दीजिए, या जो भी वो समय देने वाले हैं वहां तक पेश कर दीजिए। वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत आपको ये हो सकती है कि जगह का नहीं पता होगा, कहाँ से किससे मिलना है, कोर्ट कहाँ पर है, और आने जाने की जो दिक्कतें हैं वो हो सकती है। तो इसीलिए अभी से अपने डॉक्यूमेंट जो जो सही है, जो गलत है, जो पॉसिबल है उनको ठीक करा सकते हैं, और जो पॉसिबल नहीं है उनके एफिडेविट्स बनवा सकते हैं। अब मैं बात बताता हूँ कि मुझे क्या दिक्कत आई थी DV के दौरान। जब मैं DV कराने गया था तो कम से कम 150 बच्चे थे। मुंबई में मेरा DV और मेडिकल होना था, तो मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा तो 150 बच्चों की लाइन थी और करीबन 70वां नंबर मेरा था, 70 से 75 के बीच में नंबर था। जैसे ही मैं वहां पे जाता हूं तो मेरा DV के दौरान सभी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और वो सब लगभग ठीक थे। उनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि मैंने हर चीज, जैसे कि आप अभी तैयार करेंगे, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से चेक करके और बनवा लिया था। पर
जब मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में बायोमेट्रिक चेक किया गया CBT1, CBT2 और CBAT के लिए, तब वहां पर दिक्कत क्या है। तो CBAT होने के बाद में मैंने पढ़ना लिखना तो बिल्कुल छोड़ दिया था, बस मेडिकल पे अपनी आंखों पे योगा वगैरह पे ध्यान करना स्टार्ट कर दिया था, जो मैंने आपको सजेस्ट कर चुका हूँ। और पड़ोस में मेरे बिल्कुल एक प्लॉट था, वहां पे अच्छी खोदी करके अलग अलग छोटी छोटी क्यारियों में बहुत सारी 15-20 सब्जियां मैं बोते था। पानी लगाता तो सुबह से मैं कसरत करता था, एक्सरसाइज करता था और मेडिकली फिट रहने की पूरी तरह से कोशिश करता था। हरी भरी सब्जियां, हरी भरी चीजों को खाता था। तो वहां पर जब कस्सी वस्सी हम चलाते थे, काम करते थे, तो ये जो मेरे फिंगरप्रिंट थे ये थोड़ा हो सकता है मिट्टी विट्टी की वजह से या कस्सी चलाने की वजह से घिस गए, तो वो उस समय मैच नहीं कर रहे थे। 10 से 15 इन्विजिलेटर वहां पे बैठे रहते हैं, तो पहले जिसने प्रॉपर मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए उसने किया, वो थक गई। उसने बोला अब उनके पास जाइए। अब कोई थे वहां पे पर्सनली जो इस चीज के ऊपर देखते थे, उनके पास गया मैं। और फिर दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, तो जिसके पास भी जा रहा था उसके जो कैंडिडेट्स थे जो उसको अलॉट किए गए थे वो डिलीट हो रहे थे। तो हर कोई मुझे उतना समय नहीं दे पा रहा था, तो उन्होंने बोला भाई आप जाइए पीछे बैठ जाइए, सबके होने के बाद देखेंगे। मैं गया, निराश थोड़ा सा हो गया था, पर मैंने सोचा यार जो मैं अगर एक्चुअल हूँ, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ, समय भले लग सकता है। तो मैं गया, पीछे बैठ गया। जब सभी के डीवी होने लग गए, आखिरी में खत्म, तब मुझे बुलाया गया। तो जिन्होंने मुझे बोला था उन्होंने बुलाया, चेक किया, उनसे भी नहीं हुआ, फिर दूसरे के पास भेजा, चौथे के पास, पांचवें के पास, छठे के पास। फिर अब सभी कैसे चेक कर रहे थे, जैसे कि ये थंब इम्प्रेशन की मशीन है, तो वो सभी ऐसे ही चेक कर रहे थे, ऐसे। अब वो इसकी वजह से चेक होने की वजह से किसी ने ऐसे भी चेक किया, ऐसे भी किया, नहीं हुआ। फिर एक मैडम आई, वो मुझे होशियार लगी, होशियार ही कहूंगा भाई, उसने मेरा जो डीवी है वो कंप्लीट करवा दिया। उसने बोला कि सर आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे साइड में रखिए, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि साइड में रखिए तिरछा करके। जैसे ही मैंने तिरछा करके रखा और पकड़ लिया, CBT1 का पकड़ लिया, तो भाई मैं खुश हो गया। ओहो हो, बहुत लंबा समय बीता और मैं खुश हो गया कि भाई चलो कम से कम ऐसे तो पकड़ा। पर CBT2 का ऐसे पकड़ नहीं रहा था, ऐसे नहीं पकड़ रहा, फिर ऐसे कर दिया उन्होंने, बोले सीधा करके पकड़िए। फिर CBT2 भी हो गया, CBAT3 भी हो गया, और फिर जाके मुझे हुआ, ओहो चलिए अब डीवी कंप्लीट हो गया। फिर वहां से डीवी कंप्लीट होने के बाद में सर्टिफिकेट वगैरह सभी चेक किए, सभी अपने बटले करके रख लिए, और फिर हमें भेज दिया जाता है नीचे ऑफिस में, जहां पर हमसे 27 या 23 रुपए चार्ज लिया जाता है मेडिकल की जो फीस होती है उसके लिए। फिर वहां से हमें जो सर्टिफिकेट है, एक मेमो है, वो दे दिया जाता है और बोला जाता है कि उसमें से बहुत सारे बच्चों को कल्याण, बहुत सारे बच्चों को कहीं और, बहुत सारे बच्चों को मुंबई, किसी को सोलापुर, ऐसे भेज दिया जाता है अपने डीवी के लिए। जिनका दूर था उनको 2 दिन का समय दिया, जिनका पास था उनको अगले दिन ही वहां पे रिपोर्ट करने के लिए बोला गया। अगर अगले दिन सैटरडे या संडे रहेगा तो फिर आपको मंडे के लिए 2 दिन आपको घूमने के लिए मिल जाएगा। तो एक हफ्ते के आसपास में अपना जो है, अपने कपड़े वगैरह हैं वो आपको लेके जाने हैं, ताकि आप वहां पे रह भी सको, घूम फिर भी सको, और कोशिश कीजिए कि किसी रिश्तेदार के पास में आप स्टे पॉसिबल हो पाए। और जब अगले दिन हम मेडिकल के लिए कल्याण पहुंचे, वैसे पूरी चीज में जो मेडिकल की है वो अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। सारी चीजें बताऊंगा, आप लोग इंतजार कर रहे हैं मेडिकल कैसे होता है, सारी चीजें बताने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। पर एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे ऐसे दो कुछ लेंस वाले हमें अप्रोच करते हैं कि हमें वो लेंस लगाने से पकड़ में नहीं आता है जब रेलवे में मेडिकल कराया जाता है। तो एक छोटा सा मैं उदाहरण दे देता हूँ। एक लड़की थी, जब हम मेडिकल के लिए गए तो हमको एक हॉल में बैठा दिया गया। जो मेडिकल ऑफिसर्स थे वो नहीं आए थे, उन्होंने कहा था कि आप जाके सभी, जो अटेंडेंट थे, कि आप जाके सभी लाइन में बैठ जाइए एज पर रोल नंबर, और जब आपकी कॉल आएगी, जब डॉक्टर आ जाएंगे तो आप बुला लिया जाएगा। हम जाके बैठे, और मेरे आगे एक लड़की बैठी थी, ठीक है। हमने आधे पौने घंटे के बाद जब बात स्टार्ट की दोस्तों ने आपस में कि वो कौन कहाँ से, कौन कहाँ से, तो उस लड़की से पूछा तो वो राजस्थान से थी। अब ठीक है, बात खत्म हुई। जब मेडिकल के लिए गए तो उस लड़की का, जब हमारे मेरे आ गई थी वो, तो अब जब उसका फंडस टेस्ट चल रहा था, तो उस फंडस टेस्ट में बताऊंगा मेडिकल में क्या होता है फंडस टेस्ट। तो फंडस टेस्ट के दौरान डॉक्टर ने उसको चेक कर लिया कि भाई हाँ, उसके साथ में उसका पिताजी भी आया हुआ था, ठीक है। और डॉक्टर ने बोला कि आपके जो है आँख में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कुछ ना कुछ सर्जरी वगैरह आपने कराई है, ऐसा ऐसा इशू है। तो उसने कहा नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, आप दोबारा से चेक कीजिए। डॉक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, लड़की है, उसके पिताजी भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है नहीं होगा, हो सकता है भाई मिस्टेक, हमसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बाद में चेक कर लेंगे, थोड़ी देर बाद आप दोबारा से आ जाइएगा आफ्टर लंच। दोबारा गई तो दोबारा भी चेक किया, तो फिर उनको वही दिखा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ऐसा करिए, एक बाहर डॉक्टर हॉस्पिटल है स्पेशलिस्ट आइज का, वहाँ पे जाइए, वहाँ से भी निकलवा के लाइए क्या है, क्या रिजल्ट नहीं है या है। तो वहाँ से भी गई, तो वहाँ पे भी उसका सेम वही चीज़ दिखी जो डॉक्टर के पास में थी। तो उन्होंने फिर फाइनली उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप अपनी आँख से खिलवाड़ मत कीजिए। ये चीज़ मैं आपको एक मेडिकल के लिए तौर पे कहना चाहता हूँ। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ,
कि भाई ये चीज़ें करनी चाहिए जो मैंने की थी, वो आप कीजिए। हो सकता है आपकी आइज़ इंप्रूवमेंट हो जाए और जहाँ पर है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, अगली वीडियो में मेडिकल पे लाऊंगा। आपका कोई इशू है या कोई डीवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई चीज़ छूट गई है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी मैं कंसिडर कर लूँगा। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक बनता है, उसको लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।